हेलो, नमस्कार, सलाम। बॉक्स एफएम पर स्वागत है आप सभी का। आज का खास शो है व्यंग के रंग प्रभात के संग। मैं हूँ राधिका और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात सर। हेलो सर। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूँ आपका साथी प्रभात और मेरे साथ हैं राधिका। दोस्तों, हम आपको आज लिए चलते हैं व्यंग यात्रा पर, जहां हमारे साथ देश के वरिष्ठ व्यंगकार और व्यंग यात्रा पत्रिका के संपादक डॉक्टर प्रेम जन्मेजय साहब जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से अब पुकारने लगे हैं, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी स्थली, इस पावन धारा को नमन जिसने देश को दिए हैं कालजयी रचनाकार साहित्यकार अकबर इलाहाबादी से लेकर बालकृष्ण भट्ट, फिराक गोरखपुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती जैसे अनेक सरस्वती पुत्र जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रेम जन्मेजय जी का जन्म भी इसी पावन धरा पर हुआ था। आज व्यंग यात्रा में हम आपके जीवन के सफर के बारे में, आपके लेखन, पत्रिका प्रकाशन और बहुत सारी बातें, कुछ अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय का परिचय। बॉक्स एफएम कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में आज के हमारे अतिथि कोई और नहीं बल्कि वर्तमान दौर के सर्वाधिक चर्चित व्यंगकार श्री प्रेम जन्मेजय जी हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रेम जन्मेजय जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अपने पहले संकलन राजधानी में गंवार से लेकर अब तक इन्होंने व्यंग, नाटक, संस्मरण, प्रवासी साहित्य, बाल साहित्य और नव साक्षरों के लिए अनेक रचनाएं लिखी हैं। लगभग 2 दशक से व्यंग यात्रा के संपादन द्वारा इन्होंने व्यंग विमर्श का एक सुदृढ़ मंच तैयार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में अतिथि आचार्य के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने त्रिनिदाद में सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे अद्वितीय अतिथि श्री प्रेम जन्मेजय जी का। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं हमारे आज के व्यंगकार प्रेम जन्मेजय जी का। और उनका परिचय हमने आपसे थोड़ा सा कराया। आगे की बातचीत प्रभात सर आपके हवाले। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप प्रयागराज की पावन धरा से हैं। काफी लंबा समय बीत गया, आप दिल्ली में हैं अब। क्या कभी वो गलियां, वो चौबारे याद आते हैं आपको? हमारे साथ कुछ बचपन की बातें भी आप साझा कर सकें तो हमें खुशी होगी। प्रभात जी और राधिका जी, पहले तो आपके साथ जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं सबको नमस्कार। और अब ये लगभग आपने ऐसे ही किया है कि कोई तालाब बड़े शांत बैठा हो, उसमें आप कंकरी मार दें तो एक के बाद एक लहरें उठती चली जाती हैं। या किसी भी दफ्तर में जाकर आप किसी भी भ्रष्टाचार की फाइल खोलें तो अनेक फाइलें खुल जाती हैं। तो समझ लीजिए, जब आप इलाहाबाद की बात करते हैं, और अभी आपने बहुत सारे नाम दे दिए इलाहाबाद को लेकर, मेरा बचपन जो है वो इलाहाबाद की गली में रहा और जन्म जो है वो कमला नेहरू अस्पताल में था। 1949 में देश अभी आजाद हुआ था और उस आजाद देश में जब अभी लालटेन का युग था, उसमें अभी बिजली नहीं थी। पहले सिनेमा के पीछे हम लोग वहाँ रहा करते थे। और अभी आप जब बात कर रहे थे इलाहाबाद की, तो क्या होता है कि कई बार कोई एक पारस कहीं आपको छू जाता है तो आपका एक कोई हिस्सा सोने का हो जाता है। तो ये जो जन्म जो है मेरा इलाहाबाद होने के कारण और बाद में साहित्य से जुड़ने के कारण कुछ ऐसा हो गया कि ये लगने लगा कि क्योंकि इलाहाबाद के से आप हैं, इतने बड़े नाम आपने लिए, और उस समय इलाहाबाद जो है वो साहित्य की स्वर्ण भूमि थी। इतने सारे लोग वहाँ पर थे। और आज भी मैं देखता हूँ कि इलाहाबाद का जो व्यक्ति है, और जैसे ही आप उनको बताते हैं कि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो एक रिश्ता वो जोड़ लेता है और एक आत्मीयता और एक बहुत अच्छी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। ये भारती जी के साथ हुआ। भारती जी को जब मैंने अपना संग्रह किसी के माध्यम से भिजवाया तो उनका पत्र आया कि कैटरेक्ट के कारण संग्रह तो नहीं पढ़ पाया, परिचय में सिर्फ इतना पढ़ा कि आप भी इलाहाबाद के हैं। तो एक वो संबंध जुड़ा। ऐसे ही ममता कालिया जी से जीके जी इलाहाबाद पढ़ा तो तब उसने लिखा। ये दीगर बात है कि मैं बचपन में वहाँ था, ममता जी जो है वहाँ पर जब
बड़े हो गई, अपना वहाँ पे गई वो लोग, रविंद्र काली और वो। तो निश्चित रूप से वहाँ का समय जो है वो बचपन का वही है जो सबके साथ होता है। मैंने एक जगह लिखा भी, अब ये ना मैं सोचे कि इलाहाबाद में था और मेरे पिताजी रोज सुबह मुझे घुमाने ले जाते थे, और ये नहीं था कि दारागंज के पास गुजरते हुए कहते थे यहाँ निराला रहते हैं तो तुम्हें भी निराला जैसा बनना है। तो ऐसा कुछ नहीं था ना। उन्होंने कहा मैं अपना बिल्लियों के बच्चों के पीछे भागने में, और उस समय जो बच्चे जो खेल सकते थे छोटे छोटे खेल, क्योंकि बड़े बड़े पैसे नहीं होते थे हम लोगों के पास, तो छोटा मोटा खेल हम लोग खेल लेते थे। पर आरंभ से मुझे घर में बैठने की आदत नहीं थी। माँ हर समय मुझे ढूंढती रहती थी, और इसके लिए उन्होंने हमारे पड़ोस में एक धोबी था उसको लगा रखा था। तो वो देखता था कि कभी मैं ताड़ का वृक्ष जो सामने है उस पे अपने पाँव बांध करके देखता था किसी को ताड़ के वृक्ष को चढ़ते हुए। इसलिए कला है, आप दोनों पाँव में जो है रस्सी बांध के उससे चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बार उसमें मैं करीब 3-4 चढ़ गया, पर उतरूं कैसे तो रोने लगा, तब उसने बचाया। तो बहुत सारी चीजें बचपन में सब बच्चे जिस तरह से शरारतें करते हैं। और प्रभात जी, यही मैं कहता हूँ लेखन का भी जो शैशव होता है उसमें भी लोग बहुत तरह की शरारतें करते हैं। तो शरारती समय होता है और बुजुर्गी का समय अपना होता है। शरारत वाले समय में हम शरारत करते हैं और उसके करने वाले होते हैं, और जब इस उम्र में पहुंच जाते हैं 76 वर्ष की उम्र, तब उसको याद करके प्रसन्न होते हैं। तो ये क्या बात है, और जितना आप कहेंगे उतना जो है याद आता रहेगा। पर इस याद आने का भी एक समय होना चाहिए, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जी प्रभात जी, बचपन की स्मृतियां कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो दिन, वो रास्ते, वो गलियां हमेशा हमारे मानस पटल पर अंकित रहती हैं। जहां तक मुझे याद है कि आपने अपने लेखन की शुरुआत कविता से की थी, और आपने कविताएं भी लिखी, और फिर आपका रुझान व्यंग्य की तरफ हुआ। तो कविता से व्यंग्य की तरफ रुझान, एक तरफ बहुत मन की कोमल भावनाएं और एक तरफ आपको गहरे कटाक्ष करने होते हैं। इन दो विधाओं में आपने क्या खूबी पाई, और आपने कविता से व्यंग्य की ओर जो यात्रा की, हमारे श्रोताओं को उसके बारे में भी बताइए। प्रभात जी, मैं आपने सिर्फ कविता कहा, मैं उसमें एक शब्द और दे देता हूँ अपने नाम का, प्रेम कविता। कौन सा ऐसा गद्यकार है, कौन सा ऐसा रचनाकार है जिसने अपने लेखन का आरंभ कविता से ना किया, और वो भी प्रेम कविता से। हो सकता है कुछ बचपन में कुछ और सीख वाली कविताएं लिखी, पर हर रचनाकार मुझे लगता है एक कवि के रूप में ही सामने आता, क्योंकि उस समय कारण क्या था कि काव्य जो है वो आपके चारों तरफ बिखरा रहता है, आप कविताएं बहुत पढ़ते भी हैं। और जहां तक आपने लेखन की बात की, बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि मुझे 8वीं तक पता नहीं था कि लिखना किसे कहते हैं, और हिंदी से इलाहाबाद में होने के कारण 4वीं कक्षा तक मेरा बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि हिंदी में सब कुछ होता था वहां से। जब यहाँ पे 5वीं में यहाँ आ गया मैं, तब एक सरकारी विद्यालय था, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे सेवा नगर कोटला के पास था, दिल्ली नगर लोग जानते हो, तो वहाँ पढ़ता था। पर वहाँ से मेरा एक अजब सा परिवर्तन हुआ। मेरे जीवन में एक अलग सा ऐसा क्षण आया कि जिसने जीवन की पहले दिशा बदली, उसके बाद दिशाएं मेरी बदलती चली गई। मुझे एक दिशा में लगा नहीं कि मैं एक दिशा में चल पा रहा हूँ। कभी दाएं चलता था तो बाएं जाना पड़ता था, कभी आगे जाता था तो पीछे की तरफ आना पड़ता था। ये लगभग मुझे लगता है कि जब भी जितने भी लोग मैं मानूंगा प्रभात जी की हमारे समय के लोग जो वंचित किस्म के लोग थे, जिनके पास सिर्फ जो है आवश्यकताएं पूरा करने के भी साधन नहीं होते थे, उनकी चीजें में आती है। पर मेरे इसमें ये ऐसी चीजें जो परिवर्तन आए वो मेरे पिता की सोच के कारण आए। पिता की सोच कैसी थी मैं उनको याद करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे निर्माण में मेरे पिता और माँ का उनकी सोच का बहुत बड़ा योगदान है। पिता जो है, आपको बताऊं, आपने अभी बात की इलाहाबाद की, तो वहाँ पे क्योंकि मेरा जन्म हुआ तो पिताजी ले गए वहाँ पे
जिस तरह से होता है कि भैया चलिए इनका नामकरण कर दें, और माँ ने कहा जन्म पत्री जरूर बनवानी है। तो वहां पे जो पंडित जी थे उन्होंने 5:15 आने में जन्म पत्री बनाई और मेरी राशि निकाली तुला, और उन्होंने मेरा नाम रखा, क्योंकि वो संगम के किनारे था, त्रिवेणी प्रसाद। ठीक है, कुछ देर चलता रहा। फिर उसके पश्चात मेरा छोटा भाई हुआ और उससे छोटा भाई हुआ। छोटे भाई का नाम कुक्कू रख दिया गया घर का। तो सबसे जब छोटा, 3 भाई हैं हम लोग, जब वो आया तो पिताजी ने हम तीनों के नाम बदल दिए। उन्होंने कहा कि पहले मेरा नाम रखा प्रेम, दूसरे का नाम रखा सत्य, तीसरे का नाम शांति। बहुत आदर्शवादी थे और वो चाहते थे कि दुनिया बेहतर हो। तो उन्होंने कहा ये तीनों मेरे संदेश है, प्रेम, सत्य और शांति, ये मानवता को जो है आगे ले जाएंगे। और इस आधार पर जब उन्होंने ये नाम रख दिए प्रेम, सत्य, शांति। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, इसमें उनकी सोच की बताऊं कि उन्होंने मेरा जो हम लोगों का सरनेम है वो नहीं लिखवाया। मतलब जो जिससे जाति और धर्म इन चीजों का पता न लगे। मेरा नाम प्रेम प्रकाश, मेरे छोटे भाई का नाम सत्य प्रकाश और सबसे छोटे का शांति प्रकाश। और आप माने ये मेरी PhD की डिग्री भी जो है प्रेम प्रकाश के नाम से भी है। पर जब बाद में जो है किसी कारणवश जैसे मुझे जाना पड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में अतिथि आचार्य, वहां पे मुझे उन्होंने कहा कि आपका वाइट पासपोर्ट बनेगा, सरनेम की जरूरत है। फिर आधार कार्ड आया, तब वो सरनेम जुड़ा। पर उससे पहले मैं अपने साथ अपना उपनाम जन्मेजय जोड़ चुका था। तो ये खैर शुरुआती थी ना। पर आपने ये कहा कि कविता ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं शिक्षा के कारण मेरे पिताजी ने मुझे 5वीं से जब 6ठी में आया तो मेरा भाई पहले से अंग्रेजी स्कूल में था, पहली में अच्छी शिक्षा उनका देना उनके उद्देश्य था पिताजी का। तो उन्होंने चाहा कि बड़ी लंबी कहानी रहेगी, मैं संक्षेप में कह बताता हूँ कि मैंने आपको बताऊं 6ठी से लेकर 8वीं तक जो है वो मात्र जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। 9वीं से लेकर 11वीं तक हायर सेकेंडरी में साइंस थी, उसमें अंग्रेजी प्राप्त की। अचानक एक कहानी ने घटनाओं को बदला और मैं हिंदी ऑनर्स में आ गया। हिंदी ऑनर्स में पहले तो फेल हुआ, फिर उसके बाद ऑनर्स में मैं लड़कों में फर्स्ट डिवीजन, पहला नंबर था, फर्स्ट डिवीजन आई। पर यही लंबी कहानियां। पर मेरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो हिंदी ऑनर्स लेने के कारण। उससे पहले भी मेरा एक मित्र था, वो दुनिया में नहीं, अखिलेश, उसको लिखने का शौक था। तो उन दिनों कुछ और काम नहीं होते। ऐसे ही हमारे श्री बत्रा थे, अंग्रेजी के अध्यापक जो थे, उन्होंने पत्रिका निकाली। उस समय पूरी पत्रिका निकालना बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय उन्होंने लिखने को कहा। तब मैंने पहली जो कविता लिखी वो अंग्रेजी में थी। वो थी एग्जामिनेशन, डोंट फियर माय डियर ब्रदरन, इट इज नथिंग एन एग्जामिनेशन। इस तरह से कविता थी। फिर एक कहानी लिखी, खिलते फूल में छपी। उसके कारण, उस कहानी के कारण मैं साइंस से, मैथ्स ऑनर्स से हिंदी ऑनर्स में आ गया। ये गतिविधियां चलती रही। पर परिवर्तन हिंदी ऑनर्स में आया, जहाँ पर मेरे गुरु कैलाश वाजपेयी और नरेंद्र कोहली जैसे थे, जो मुझे पढ़ा रहे थे। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ा रहे थे, मुझे लेखन की तरफ भी मोड़ रहे थे। गद्य की तरफ ले जाने का श्रेय जो है नरेंद्र कोहली को है। पद्य की तरफ कविताओं के, उस समय मैंने वन कविताएं भी लिखी, प्रेम कविताएं भी लिखी। छायावाद पढ़ा तो छायावादी प्रेम कविताएं लिखी। और उस समय एक गीत भी लिखा था जो शुरू में छपा था। हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उनका एक संकलन आया था दिलीप करके। तो वो गीत मैंने कैलाश वाजपेयी के प्रभाव में लिखा था कि अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई, चित्र मिटे कागज पर रेखाएं सो गई, दरवाजे पर जमी पपड़ी वो रोजन की, उखड़ गई वर्षों में खोई हुई स्मृति की, हल्की हवा दर्द से तन को भिगो गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। ये और भी गीत है, मैं समय से ज्यादा लिख लूंगा। पर फिर कबीर को जब मैंने पढ़ना शुरू किया ऑनर्स में, तब मेरी जो चेतना थोड़ी बदली। मुझे लगा कि क्योंकि माँ भी मेरी ये कहती थी कि बेटा सत्य कहो, बहुत कटु ना हो, पर सच कहने की हिम्मत रखो, साहस रखो, और जो तुम्हारे मन में है अगर सत्य बात है उसको कहो, उसको छुपाओ मत और डरो मत। तो मैंने ये चीज कबूल देखी कि उनमें बहुत है साहस। मतलब वो बड़े निडर होकर किसी भी संप्रदाय को, आजकल हम आगे कभी नहीं, आगे किसी एक संप्रदाय पर ही वार करते हैं,
वो किसी भी संप्रदाय की विसंगति व्यवहार कर सकते थे। तो उसके कारण वो जो हुआ कि मैंने धर्मयुक्त जो आया उसमें परसाई शरद जोशी, क्योंकि व्यंग्य उनसे सीखा कबीर से, तो उसके कारण ये मेरी प्राथमिकता हो गई। फिर नरेंद्र कोहली उस समय थे, वो बहुत व्यंग्य लिख रहे थे, उनके कारण व्यंग्य लिखना शुरू किया। फिर धर्मयुग में छप गए। पहले सबसे पहले माधुरी पत्रिका थी, उसमें छपना शुरू हुआ, भी मैंने भी था, तो तब से छपना शुरू हुआ। पहला मेरा व्यंग्य छपा था माधुरी में, उस समय जो है योगेंद्र कुमार लल्ला उसके संपादक थे, कि वो था साइकिल टकराई है तो दिल भी टकराएगा, ये फिल्मी व्यंग्य था। तो धीरे धीरे फिर व्यंग्य का एक रास्ता, मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने व्यंग्य को नहीं चुना, व्यंग्य ने मुझे चुना। वो जैसे चाहता था कि भाई मैं इस तरह पे जाऊँ। और एक आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है, जैसे मेरी पत्नी भी और घर वाले बच्चे भी कहते हैं, आप हर चीज पे जो भी आपको गलत दिखता है चलते आप टेंस क्यों हो जाते हो, गुस्से में क्यों आ जाते हो। तो है, प्रकृति है। मुझे लगता है कि जो विसंगति है उसके जो आक्रोश पैदा होता है, इसीलिए व्यंग्य जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्पत दूसरे को खुश करने वाले हास्य के। जी, बहुत बढ़िया बात कही। तो आप प्रयागराज में गंगा के घाट से दिल्ली तक यमुना के तट पर आए और यहाँ अनेक शिल्पियों के, साहित्य शिल्पियों के संपर्क में आए और आपका लेखकीय स्वरूप निखरा, जिससे आपने कविता भी लिखी और उसके बाद में आपका व्यंग्य से भी पढ़ा। और निश्चित रूप से एक व्यंग्यकार, सही व्यंग्यकार वही है जो हमारे आसपास बिखरी हुई विसंगतियों को देखकर, सुनकर या चुनकर उसके मन में एक उद्वेलित होने का भाव जागृत होता है। साथियों, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय से ये बातचीत का सिलसिला हम निरंतर आगे बनाए रखेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले राधिका की आवाज में सुनते हैं प्रेम सर का एक प्यारा सा व्यंग्य। हंसो हंसो यार हंसो, वो सुबह शाम हंसते हैं, बेभाव बेभाव हंसते हैं, वे सशरीर हंसते हैं, वे रो रहे हो तो भी हंसते हुए लगते हैं। हंसी उनके चेहरे पर भ्रष्टाचार की तरह स्थायी भाव से चिपक गई है। वे पार्क में हंसते हैं, वे अकेले हंसते हैं, दुकेले हंसते हैं और समूह में भी हंसते हैं। हर मौके की हंसी हंस लेते हैं, रावण की अट्टहासी हंसी से लेकर खिसियानी बिल्ली की टाइप हंसी तक। इस समय वे हमारी सोसाइटी में सचिव हैं। वे सचिव की कुर्सी से ऐसे चिपके हैं जैसे हंसी उनसे चिपकी है। पिछले दिनों सोसाइटी के एक पीड़ित ने उन्हें गेट पर गिरफ्तार से पकड़ा और बोला, साले तू तो मुर्दे के कफन से भी पैसा बनाने वाला है, तूने शमशान घाट को दिया जाने वाला चंदा भी खा लिया, तूने अपने भाई की विधवा को दी जाने वाली सहायता भी हड़प ली, तुझसे तो अच्छी डायन है जो 7 घर छोड़ती है। तुझे इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुझ पर थू है। ये कहकर उसने थूक दिया और चल दिया। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनके चेहरे पर थूक भी जोर जोर से हंसने लगा। थूक उनके चेहरे की वैसे ही शोभा बढ़ा रहा था जैसे कीचड़ सूअर की बढ़ाता है। मैंने कहा, अरे उसने आपके मुंह पर थूक दिया है, वो आपकी बेइज्जती करके चला जा रहा है। ये सुन वे बड़ी जोर से हंसे, मुंह से थूक साफ किया और बोले, थूक दिया तो क्या, सोसाइटी का सचिव तो मैं अब भी हूं। वे अब उन लोगों में हैं जिनके मुंह पर कोई थूक भी दे तो इस संतोष के साथ साफ कर हंसते हैं कि जैसे किसी ने थूक नामक सम्मान से सम्मानित किया हो। मैंने कहा, उसने आप पर थूक दिया और आप हंस रहे हैं? वे बोले, हंसो प्यारे हंसो, हंसना हर तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो जितना हंसता है उतना ही समृद्ध होता है। तुम तो हर समय गुस्साए रहते हो, कभी महंगाई, कभी किसी के बलात्कार, कभी किसान की आत्महत्या पर गुस्साए ही रहते हो। तुमको मैंने कभी हंसते नहीं देखा। हंसो यार हंसो। बलात्कार हुआ है तो कानून देखेगा, पुलिस देखेगी। किसान ने आत्महत्या की तो सरकार की सरदर्दी। तुम क्यों भय उदास, हंसा करो यार। मैंने कहा, हंसता तो हूं। वे बोले, तुम हंसते हो, खाक हंसते हो, तुम्हारी हंसी तो सुई चुभोती है। हम लोग हंसना भूल गए हैं। मैंने कहा, हाँ ठीक कहा, हम लोग हंसना भूल गए हैं, अपने पर हंसना भूल गए हैं।
कभी अपने पर हंसे हो? अपने पर हंसने का कभी टाइम नहीं मिला। प्यारे, हम सुबह पार्क में हंसते हैं, फिर अखबार में चुटकुले पढ़ हंसते हैं, आजकल तो टीवी की न्यूज तक हंसाती है। इतने कॉमेडी चैनल हैं, 24 घंटे हंसाते रहते हैं। कॉमेडी चैनल में तुम्हें हंसी आती? औरत पर सरेआम मजाक उड़ाया जाए, कोई पैंट के ऊपर लंगोट पहनकर आ जाए या किसी का कच्चा उतर जाए, तुम्हें हंसी आती है? यार, कच्चा दूसरे का उतरता है, हमारा तो नहीं। ये कहकर वे जोर से हंसे और बोले, गेंडे को कितनी गुदगुदी कर लो, हंसता नहीं है। पर मैंने तो संसद के गलियारों में अनेक गेंडों को अट्टहास करते देखा है। हमें क्या लेना कि संसद में कोई क्या करता है? हमारी संसद तो कॉमेडी शो है। शो का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। वे चले गए, पर मुझे जिस मोड़ पर छोड़कर गए, मैं हतप्रभ था। न मालूम मुझे आजकल कबीर और गालिब बेभाव याद आते हैं। मंदिर से फरसा निकले या मस्जिद से तलवार, मुझे कबीर याद आते हैं। प्यार करने वाला सरे बाजार पिटता है तो गालिब याद आ जाते हैं। लगने लगता है कि इश्क नहीं आसान। इस कारण पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। मंदिर और मस्जिद मुझे हंसने नहीं दे रहे हैं। डरा आदमी हंस भी कैसे सकता है? इसके बावजूद वो कहते हैं कि हंसो। मैं आत्महत्या करते किसानों का हाल पूछता हूँ तो वे देश के अमीरों की फोटो दिखाकर कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, हंसो। मैं लुटी पिटी औरत की इज्जत ढकता हूँ तो वे कहते हैं कि बार बालाओं संग नाचो और हंसो। मोटा आदमी हाफ हाफ कर चलता है, मुझे दया आती है, और वे कहते हैं कि हंसो। ऐसे में हंसता हूँ तो लगता है जैसे कोई अपराध कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्यंग। और इस वक्त इस व्यंग पर समीक्षा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार रायगढ़ से गिरीश पंकज जी जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू। आप उनसे उनका रिव्यू लेने के लिए हमने उन्हें जोड़ा है, उनका समय हमने लिया है। आप बात करना चाहिए। गिरीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। गिरीश पंकज इस समय रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं। आप बहुत ही अनुभवी व्यंग्यकार भी रहे हैं और अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं। गिरीश जी, आज के व्यंग पर आपकी समीक्षात्मक टिप्पणी का स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात गोस्वामी जी। अभी मैं सुन रहा था आपको, बहुत सुंदर बातचीत आपने की, और राधिका जी की स्वर लहरी में मैंने व्यंग भी सुना। निसंदेह प्रेम जन्मेजय जी हमारे समय के एक बड़े रचनाकार हैं। प्रेम जी को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो लगता है मैं व्यंग नहीं, साहित्य पढ़ रहा हूँ। साहित्य का जो लक्ष्य है, लोक मंगल, लोक कल्याण और विसंगतियों के विरुद्ध प्रहार, वो सारी चीजें प्रेम जी की रचनाओं में मैंने देखी हैं। और आज जिस पर्टिकुलर रचना पर मुझे बोलना है वो सौभाग्य से हंसो हंसो यार हंसो, ये जो संग्रह कुछ साल पहले प्रेम जी का आया था, उस संग्रह की ये प्रतिनिधि रचना है। वह रचना मैंने पूरी किताब पढ़ी है और उसमें एक ये व्यंग है, हंसो हंसो यार हंसो। निसंदेह प्रकट पे तो लगता है कि लेखक हंसने पर बात कर रहा है, लेकिन दरअसल ये हंसने पर बात नहीं कर रहा है, तो वह अपने समय की अराजकता पर बात कर रहा है। इसलिए बहुत सारी पंच लाइनें भी इसमें दिखाई देती हैं, जैसा भी राधिका ने सुनाया कि हंसी उनके चेहरे पर भ्रष्टाचार की तरह स्थायी भाव से चिपक गई है। और उसमें प्रेम जी एक जगह कहते हैं कि हमारी जो संसद है वो कॉमेडी सर्कस है, संसद में उन्होंने गेंडे को हंसते देखा है। और यह भी बड़ी बात है कि मंदिर मस्जिद हमें हंसने नहीं देते। ये जो हमारे समय का विद्रूप है उसको इस पूरी रचना के माध्यम से प्रेम जी बहुत सुंदर ढंग से रूपायित करते हैं। मैंने भी इस विषय पर, हालांकि कोई भी सही जानकार होगा निसंदेह इस विसंगति पर लिखेगा कि हम दूसरों पर तो हंसते हैं लेकिन खुद पर नहीं हंसते। कबीर कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों पर हंसते हैं लेकिन जिस समय हम अपने आप पर हंसने लगेंगे, हम आत्म परिष्कार करने लगेंगे, हम सुधर जाएंगे। लोग हंसते तो हैं लेकिन
उनके मन निर्मल नहीं रहते। वे तरह तरह के गोरख धंधे करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाते। वे विधवा को मिलने वाली राशि हड़प लेते हैं। सारी चीजें प्रेम जी की रचनाओं में आई हैं और ऐसे लोगों को हमने हंसते हुए देखा है। तो प्रेम जी ऐसे लोगों पर अपनी रचना के माध्यम से हंसते हैं। हंसना है तो अपने आप पर हंसिए, किसी बगीचे में जाकर हंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन निर्बल रहेगा तो आपको बगीचे में जाकर के हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को आत्म पुरस्कार अगर आपको अपना करना है तो अपनी विसंगतियों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने भीतर जो राक्षस है उस पर हंसना होगा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी सशक्त व्यंग रचना है जिसे मैं कह सकता हूँ कि प्रेम जी की प्रतिनिधि रचना है। इनकी एक और रचना मुझे हमेशा याद रहती है, बर्फ का पानी, वो भी दहला देती है। दरअसल प्रभा की व्यंग वही है जो व्यक्ति को बेचैन कर दे। व्यंग अगर हमें गुदगुदा रहा है, तो व्यंग हमें अगर हंसा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये व्यंग की विफलता है। व्यंग हमें बेचैन करे, व्यंग हमें परेशान करे, व्यंग हमें व्यथित करे। प्रेम जी की रचनाएं हमें व्यथित करती है, बेचैन करती है, सोचने पर बात करती है। उसी कड़ी में हंसो हंसो यार हंसो रचना प्रेम जी की प्रतिनिधि रचना मानता हूँ। और आज बहुत सुंदर चयन हुआ कि आपने उस रचना को यहाँ पर प्रस्तुत किया। प्रेम जी को सुनना पढ़ना अपने आप में एक अनुभव है। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ, नई पीढ़ी के जो व्यंगकार आ रहे हैं सामने, मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा व्यंग लिखना है तो प्रेमचंद बोल रहा हूँ, प्रेम जन्मेजय जी के व्यंग आप पढ़िए। वहां आपको हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की परंपरा का समुच्चय दिखाई देगा। दरअसल व्यंग को इस समय हमारी जो नए जो व्यंगकार आ रहे हैं उन्होंने उसको एक मजाक समझ लिया है, व्यंग को मनोविनोद की चीज समझ लिया है, जबकि व्यंग एक गंभीर कर्म है। व्यंग साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उसको लोगों ने अपनी सुविधा से एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया है कि व्यंग हम लिखेंगे तो शायद किसी पत्र में, किसी पत्रिका में रचना छप जाएगी और लोग हंसने लगेंगे। व्यंग हंसने की चीज नहीं है, व्यंग आत्ममंथन की चीज है। प्रेम जन्मेजय जी को जब हम पढ़ते हैं तब लगता है कि हम व्यंग की उस परंपरा को पढ़ रहे हैं जिस परंपरा में परसाई आते हैं, जिस परंपरा में शरद जोशी आते हैं, श्रीलाल शुक्ल आते हैं। तो प्रेम जी को पढ़ना हर समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज प्रेम जन्मेजय जी की रचना को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग प्रेम जी की परंपरा से जुड़ेंगे और सार्थक व्यंग लिखेंगे। ऐसा व्यंग जो हंसो हंसो यार हंसो की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं प्रेम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो इसी तरह लिखते रहें और साहित्य को समृद्ध करते रहें। मैं आपको भी, आपके इस रेडियो चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे सशक्त व्यंगकार से श्रोताओं से परिचित कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा वक्त दिया और आपकी बहुत ही अमूल्य जो टिप्पणी थी, आपने रिव्यू जो हमारे आज के इस कार्यक्रम में व्यंग को किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद एक बार पुनः गिरीश पंकज जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे। और निश्चित रूप से व्यंग को लेकर युवा पीढ़ी में कुछ भ्रांतियां भी हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि व्यंग्य का मतलब है कोई हंसाने वाली रचना, जबकि ऐसा नहीं है। और कई तरह की बातें हैं जो लोग व्यंग्य लिखना चाह रहे हैं, कई बार पूछते भी हैं कि भाई आखिर ये व्यंग्य है क्या। व्यंग के वो कौन से टूल्स हैं जो एक व्यंग्य रचना को पूरी तरह से मुकम्मल रचना बनाती है। प्रेम सर, आप सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राधिका का कि बहुत अच्छी तरह से जीवंत पाठ किया। यहाँ पर क्या होता है कि ये सोना तभी बनती है चीजें जब उसकी प्रस्तुति होती है और फिर
उस पर सुहागा ये हो गया कि गिरीश ने उसकी बहुत अच्छी, मतलब अपने समय के भी, गिरीश अपने हमारे समय के बहुत सजग व्यंग्यकार हैं, एक ऐसे पत्रकार हैं जो विसंगतियों को देखते भी हैं, उन पर तीखे प्रहार करते हैं और विभिन्न विधाओं में लिख रहे हैं। तो उनकी वो टिप्पणी सुनकर मुझे अच्छा लगा और खुद भी अनुभव हुआ कि मैंने, ये अनुभव हुआ प्रभात जी कि आपको भी हुआ, कई बार कोई प्रशंसा करे तो सीना चाहे 36 इंच का ना हो जाता है। तो अच्छा लगा। अभी आपने जो सवाल किया व्यंग्य लेखन को लेकर, मेरे में ये सवाल था कि व्यंग्य लेख के किस तरह से, प्रभात जी दोबारा दोहराएंगे सवाल? मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपके इस व्यंग्य हंसो हंसो यार हंसो में जिस तरह की विसंगतियां, विद्रूप और एक करुणा का भाव भी आता है, लेकिन आजकल मैं ये कह रहा था कि नई पीढ़ी के जो बहुत से लेखक हैं वो कई बार पूछते हैं कि व्यंग्य में हंसी तो आई नहीं, जबकि व्यंग्य हरिशंकर परसाई जी ने भी कहा था व्यंग्य हंसने का माध्यम नहीं है। तो हमारी उन नई पीढ़ी के युवा लेखकों को आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि आखिर ये व्यंग्य है क्या, और वो कौन से टूल हैं, वो कौन से मानदंड हैं जो एक रचना को मुकम्मल व्यंग्य रचना बनाती हैं। ऐसा है, अभी आपने जब बात की ये नई पीढ़ी को मार्गदर्शन कीजिए तो मुझे हंसी आ गई। हंसी क्यों आ गई? अपने ऊपर हंसी आई। कारण क्या है कि आजकल कुछ चीजों में मार्गदर्शन में नई पीढ़ी से मैं ले रहा हूँ, और ये जो पुराना मुहावरा है अंग्रेजी का जो है, बात कही जाती है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, तो मैं उसको महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे पिता के समान मुझे परामर्श भी देते हैं और मुझे गाइड भी करते हैं। और वो सिर्फ चीजें मतलब वहाँ पे है, एक तो जीवन को समझने में आज का समय एकदम बदलता जा रहा है और हम लगभग बैठे रहते हैं, लेकर घर घुसरा होता है और वो अलग अलग तरह के समाज में जीते हैं। और मेरा शुरू से रहता है कि मैंने बच्चों को बोल रखा, मुझसे कभी छुपाओ नहीं, कोई बहुत गलत बात होगी तो डांटूंगा, नहीं तो मैं तुमसे सीखूंगा। जैसे अभी पीछे मुंबई गया तो अपनी पोती से बात कर रहा था, 12 साल की है, तो इस समय किस तरह के स्लैंग का इस्तेमाल भी होता है, किस तरह से मोबाइल पे लिखा जाता है। ऐसे ही अपना पॉडकास्ट के बारे में मुझे बताती है। उसी के कारण मैंने अपनी व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी पत्रिका शुरू करने का क्या जादू, ये कागजों में जो आ रहा है ये पता नहीं कब तक रहेगा, पीछे आपके यहाँ दीमक लग गई, खा गई, अब आप इसको यूट्यूब पे लाओ। पत्रिका जो है वो काफी देर तक रहेगी इसमें जो है, और नया निकलना, तो वो चुनौतियां देते हैं। ऐसे ही मेरा मानना ये है कि ये जब हम ये तुलना करने लगते हैं प्रभात भाई, और मैंने अक्सर देखा है, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया बनारस में, वहाँ एक बुजुर्ग थे सज्जन, बहुत बुजुर्ग रचनाकार हैं। अब हमारे क्या होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए हम, हमारे सामने बहुत तेज प्रकाश, सोलर जो जिसको कहते हैं किरणें आ रही हैं, या समझ लीजिए बिजली का कितने वाट का प्रकाश आ रहा है, और उसके सामने हम अपनी लालटेन धर देते हैं कि भैया लालटेन बड़ी अच्छी थी जो हमारे समय में थी। अब वो क्या करने लग गए, वहां पे बैठ के अपना जिस तरह से होता है ना ज्ञान मुद्रा में, कि भाई ये क्या है, ये मोबाइल है, लोग मोबाइल लेके घूमते हैं, उन्होंने जिंदगी में इस मोबाइल जिंदगी को सब सत्यानाश कर दिया है, पीढ़ियां एक दूसरे से बात नहीं करती हैं, सारा कोसना उनका नई पीढ़ी पे आता चला गया और मोबाइल पे आता चला गया। मैंने उसके बाद गया, मैंने बोला ऐसा है उसे, आप कह रहे मोबाइल इतना खराब चीज है तो आप कैसा कीजिए, वो मुझे दे दीजिए आपकी जेब में। अरे मैं आपको कैसे दे दूं, मेरी वो तो अभी बहू ने जो है अमेरिका से लेके आई है और एप्पल का फोन है, मतलब उसका फोन को लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा आप इतना बड़ा फोन क्यों महंगा लेके घूम रहे हैं, आप छोटा सा फोन लीजिए बातचीत करने के लिए। मैंने कहा आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस समय यहाँ पे टिकट बुक करनी रेलवे की, मैं भी आपको करके दे सकता हूँ, एरोप्लेन की। अब आप जो है क्यों एरोप्लेन में जो है इतनी दूर से यहाँ पर आए, क्यों नहीं टांगे में आए। तो ये जो ये इस तरह से कोसना नई पीढ़ी को मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, और मैं जैसे आपने बताया मुझे परसाई के बारे में भी, क्योंकि परसाई एक तरह से मेरे, मैं उनको मानता हूँ नैसर्गिक जो प्रगतिशील है वो परसाई जो है, तो वो उनको, और उनसे जो मैंने एक इंटरव्यू लिया था तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, एक साक्षात्कार लिया था, और वो एक तरह से मेरा मार्गदर्शक बन गया। अब उसमें क्या था कि परसाई से जैसे मैंने बातचीत की उसमें,
तो उसमें मैंने इसी तरह से बात की थी परसाई से लेके, परसाई से कि भाई नई पीढ़ी और सारी चीजों को लेके। तो एक बात तो मैंने उनसे ये की थी कि पहले कि जो आपने जिस तरह से लिखा अपने समय में कि आप मेरे मतलब जैसे होता है ना कि एक नया, मैं समझ लीजिए 25-26 वर्ष का, और परसाई उस समय जो है बहुत ज्यादा स्थापित हो चुके थे, तो उनके सामने में लगभग बोलना जैसे कई बार गिड़गिड़ाना होता, तो परसाई इतने लोकतांत्रिक थे, उन्होंने कभी मुझे छोटा नहीं होने दिया, समझने नहीं दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि परसाई जी अब आप इतना लिख लिया, आप लोगों ने, शरद जोशी है, शिवलाल जी लिख रहे हैं उनका, तो आपने इतना लिख लिया, अब हम क्या लिखें, हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने अगर औरों की नकल नहीं होती तो मैं यहाँ ना होता, और मैं उस समय भी इतने बड़े रचनाकार लिख रहे थे, तो मैं अब उस तरह से जिस तरह से मैंने लिखना शुरू किया, मेरे लिए वो चुनौती थे। और दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि हमने कई चीजें नहीं देखी हैं प्रेम, इसमें हमने जो है अपने बाप का नंगापन नहीं देखा है, हमारे संस्कार नहीं थे ऐसे। नई पीढ़ी ये सब देख सकती है, मैं भी वही कहता हूँ, हमारे साथ बहुत सारी चीज होती है जो नई पीढ़ी देख सकती है, और मैं कहीं नई पीढ़ी को कोसता नहीं हूँ, और मैं ये कभी भी ग्रेडिंग भी नहीं करता हूँ, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये आदमी अच्छा लिख रहा है। मैं अपने बच्चों तक को भी ये बोलता हूँ प्रभात जी कि आप निरंतर अपने आप को बेहतर करो। आज आपने एक रचना लिखी है, वो कचरा हो सकती है, अगली रचना अगर आपकी उसकी अच्छी होगी तो मैं आपको कचरा नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा आप अच्छा बेहतर कर रहे हैं, आप एक अच्छे रचनाकार हैं। निरंतर अपने आप को बेहतर करते चले जाना, और ये हर एक के साथ होता है। हमने भी जब लिखा था तो हमारी बहुत सारी रचनाएं जो है उस समय रद्दी की टोकरी हुआ करती थी, आजकल जो है स्पैम हो गया है और ये दूसरी उसकी जगह चली जाती हैं, आप ईमेल से भेजते हैं, परंतु समय भी था। और हमारी अगर हम निरंतर अपने आप को बेहतर नहीं करते, और दूसरा ये है खामखा किसी की नकल नहीं करनी है। आप मैंने 1-2 जगह कहा भी है इस बात को कि मेरे सामने 27 शरद जोशी, शिवलाल शुक्र राजमार्ग था कि ये राजमार्ग है, परसाई की तरह इसके करते इनके पीछे चलते चले जाओ। इसको जो है जैसे परसाई में का लेख है कि दूसरों की महिमा ढोने वाले, हम भी परसाई की महिमा ढोते रहे और मान ले उसके बाद जो है परसाई की परछाई बन के चले। मैंने नहीं किया। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि कोई भी जो राजमार्ग है जिसमें सुविधा ज्यादा लग रही है, किसी सुविधा ज्यादा होगी, उस पर मत जाओ, उस राजमार्ग से नीचे उतरो, नीचे बिहार में चले जाओ, बिहार में तुम अपनी पगडंडी बनाओ, अपनी कुदाल लो, वहां तुम्हें हो सकता है जंगली पशु, सांप, बिच्छू वगैरह सब मिलेंगे, उनसे डरो मत, अपनी पगडंडी का खुद निर्माण करो। यही मैं नए रचनाकारों से कहता हूँ कि आप अपनी पगडंडी का निर्माण करें। हो सकता है वो राजमार्ग नहीं होगा, पर आपकी अपनी पगडंडी है जिसके कारण आप गाना चाहेंगे। और दूसरा ये रचना व्यंग, आज के समय में व्यंग तो जो सीधा सीधा विसंगति है, आप विसंगति पे वार करते हैं, और जब लोग हास्य और व्यंग की बात करते हैं दोनों में विसंगति होती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। व्यंग को मैं मानता हूँ कि व्यंग जो है मनुष्य की और उच्च चेतना और मनुष्य के शब्द होने का उद्घोष है। व्यंग बताता है जब व्यंग इसने शुरू किया कि वो कैसे मनुष्य शब्द हुआ, उसको विसंगतियों की पहचान हुई। आदि मनुष्य जो है, आदि मानव जो है, वो रोता भी था, हंसता भी था, उसको कुछ नहीं आता था, वो कपड़े का पहनने अपने शरीर की चित्र नहीं होती थी, पर रोना हंसना दोनों जानता था वो। पर मनुष्य जो है धीरे धीरे सभ्य हुआ, उसके बुद्धि आई, उसको बुद्धि जो थी उस बुद्धि को समझा, उसने देखा कि ये जो जलने वाली चीज है ये हाथ जलाती है, ये जानवर जो है ये मुझे मारेगा अगर मैं उस पर आक्रमण नहीं करूंगा। क्या हुआ कि ज्ञान जो उसको प्राप्त हुआ उसने उसके विवेक को जागृत किया, और जब विवेक जागृत हुआ, विवेक के बाद उसको सही और गलत की पहचान होनी आरंभ हुई। और सही और गलत की जब पहचान आरंभ हुई तो पहले तो उसने उस पर गुस्सा किया, उसने तलवार निकाली, पर जब अपना ही बेटा सही गलत करने लग जाए, विसंगतियों में डूब जाए, परिवार जब उसका हुआ, आदि मनुष्य जो है सभ्यों के परिवार के रूप में आया, जब उसने देखा कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनमें विसंगतियां हैं,
तब उसने व्यंग्य का प्रयोग किया, तब वो व्यंग्य जो है हथियार के रूप में आता है। तो व्यंग्य बहुत बाद में एक हथियार के रूप में आता है, जिसमें मुख्य उसका लक्ष्य है दूसरे को सुधारना। जो भी व्यक्ति है उसका लक्ष्य कहीं नहीं है कि ऐसा बाण मार देना कि वो मर जाए वहां पे, ये लक्ष्य नहीं होता। तो एक सुधार का, ऐसा नहीं है कि वो आदर्शवादी कहानियों की तरह सुधार होगा उसमें, कि आप जो है सुधार का डंडा लेके पीछे पड़ने की भैया सुधर सुधर सुधर, ऐसा नहीं। हाँ, आपकी रचना से सुधर जाए व्यक्ति, जैसे परसाई ने भी कहा और लोग भी कहते हैं, वो बेहतर रहता है उस हिसाब से। और इस तरह से दूसरा व्यंग्यकार को, लेखक को, आपको हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अहंकार पाल लेते हैं कि हम समाज को राह दिखाने वाले व्यक्ति हैं, हम जो है ये हमारा लेखन जो है सारी दुनिया को बदल देगा। ये कहीं नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, एक हमारे दोस्त हैं यहीं पे रहते हैं हम लोग, मतलब मेरे आस पड़ोस जो है एक दो लोगों को छोड़ के रचनाकार हैं, बाकी लोग मेरे जो दोस्त हैं, कोई फिजिक्स का है, कोई जियोलॉजी का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, तो ऐसे बैठते हैं। तो एक दिन बोल रहे थे, अरे यार आप फेसबुक से पता लगता है आप तो बहुत छा गए, बहुत बड़े रचनाकार हो गए, आप तो समाज को रास्ता। मैंने कहा क्या समाज को रास्ता, चलो अभी चलते हैं। तो हमारे एक सब्जी वाला, पप्पू सब्जी वाला है, तो उसका लेगा, तो मैंने कहा इसको बड़े अच्छे रचनाकार हैं। मैंने कहा और पप्पू से क्या हाल है तेरे, कैसी सब्जी है? बढ़िया सर, बढ़िया ला, जो भी कहो आपको देता हूँ। तो उन्होंने मेरे दोस्त ने उससे कहा, पता ही है बहुत अच्छा लिखते हैं, राइटर है और अखबारों में छपते हैं। हाँ 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 सर, कितने किलो दे दूं टमाटर? उसको कोई मतलब नहीं है मेरे से बात कर रहा हूँ। ऐसे ही तो ऐसे ही प्रभाजी, अगर जो इतना अहंकार होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने लिखे को जर्म नहीं करें, पर जो मिथ्या अहंकार है कि आप सोचते हैं कि मैंने पता नहीं क्या 100 किताबें 150, आप कभी पुस्तक मेले में चले जाएं, लाखों किताबें वहां पर हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए, 1 2 4 प्रकाशकों होंगे, आप दिखाई देंगे, बाकी का तो पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर है। तो ये व्यक्ति को, मैं ये मानता हूँ, अहंकार नहीं पालना। पर कई बार आपकी एक रचना भी अगर उसमें दम है, उसमें ताकत है, अगर उसको जो है किसी पीछे से क्या कहते हैं उठाया नहीं गया है जबरदस्ती जो है उसको, अगर उसमें रचना में ताकत है, तो निश्चित रूप से, जैसे 2 रचनाओं में, 2 नाटकों में महात्मा गांधी की जिंदगी को बदल दिया था, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नाटक हरिश्चंद्र वाला भी नाटक में सुना जी। तो रचना में एक ताकत होती है, संस्कार देता है, पर लेखन एक सतत प्रक्रिया है ये। और दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा लाक्षाग्रह है हमारे यहाँ पुरस्कार और सम्मानों का। जैसे लाक्षाग्रह कृष्ण ने उनको पांडवों को बचा लिया था, पर ये पुरस्कार और सम्मान का लाक्षाग्रह वो है जहाँ आपको ही अपना कृष्ण बनना है, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये इससे आप बच जाएंगे तो तभी जो है अपने आप को सही मानों में आप लेखन की दिशा पे जा सकेंगे। मैं उपदेशक होना नहीं चाहता था, आपने उपदेशक बना दिया। नहीं सर, उपदेशक की बात नहीं है। आपने जो भी बातें बोली ना, वो शायद उनसे आज की दुनिया में भी आप कह रहे हैं कि आप नई जनरेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आपने भी जो बताया कि ओरिजिनल रहना है हमेशा और नॉन जजमेंटल होना है, शायद आज की जनरेशन इसे ज़रूर फॉलो करना चाहेगी, क्योंकि ये उनके भी कुछ लाइफ मंत्रा में से एक है कि हम जज नहीं करते हैं, हम ओरिजिनल होना चाहते हैं। और प्लस जो आपने सबसे ज़रूरी बात कही कि अहंकार भी नहीं होना चाहिए। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, जिस दौरान हम एक म्यूज़िकल ब्रेक भी रहेगा। साथ ही कुछ हमारे लिसनर्स हैं, कुछ मनीषी सुधीजन हैं जिन्होंने हमें कुछ मैसेज भी भेजे हैं, ऑडियो मैसेज हैं। तो आइए थोड़ा सा उन्हें सुनते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। बॉक्स एफएम व्यंग्य के रंग के सभी श्रोताओं को बीकानेर से व्यंग्यकार आत्माराम भाटी की ओर से सादर नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने व्यंग्यकार, वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रेम जन्मे जी के बारे में। मित्रों, कह सकता हूं कि प्रेम जन्मे जी व्यंग्य के क्षेत्र में पिछले 2-3 दशक से देश में एक ऐसा नाम है जिन्होंने न केवल अपनी लेखनी के माध्यम से इस विधा को आम पाठकों तक पहुंचाया है, बल्कि यह कह सकता हूं कि जो वो व्यंग्य विधा की जो व्यंग्य यात्रा मैगजीन निकालते हैं और अभी पिछले कुछ समय से डिजिटल व्यंग्य यात्रा का अंक निकाल रहे हैं, उन दोनों के माध्यम से युवाओं को आगे लाने का काम किया है। जो व्यंग्य विधा में काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ
जो हमारे जाने माने वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, उनके अनुभव, उनकी जो लेखनी रही है व्यंग्य विधा में, उसको भी आम पाठक के सामने लाकर व्यंग्य विधा को आम पाठकों तक पहुंचाने का बेहतरीन काम कर रहे हैं। कह सकता हूं कि व्यंग्य विधा को प्रेम जन्मे जी ने एक नया मुकाम देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने का बहुत बड़ा काम किया है। यही नहीं, सहज सरल स्वभाव के प्रेम जन्मे जी निश्चित रूप से जब भी जहां भी उनको मौका मिलता है, इस क्षेत्र में आने वाले युवा व्यंग्यकारों को भी हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। बॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को इस्पात नगरी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से अभिजीत दुबे का प्यार भरा नमस्कार। व्यंग विधा में अपनी विशिष्ट शैली एवं रोचक वाचन कला के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी का यह कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग अपने विशिष्ट प्रस्तुतिकरण के कारण लोकप्रियता के पायदान पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री प्रेम जन्मेजय हिंदुस्तान में व्यंग विधा के शाही इमाम की हैसियत रखते हैं। श्री जन्मेजय को सुनना एवं गुनना स्वयं को समृद्ध करने का एहसास देता है। अपनी पत्रिका व्यंग यात्रा के द्वारा ये विगत कई दशकों से व्यंग की निस्वार्थ सेवा किए जा रहे हैं। बॉक्स एफएम के समस्त श्रोताओं को पुनः शुभकामना। आज का यह कार्यक्रम उन्हें समय, समाज एवं विसंगतियों को देखने, सुनने, समझने की नई दृष्टि प्रदान करे। नमस्कार, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से एडवोकेट और व्यंग्यकार सारिका गुप्ता। बॉक्स एफएम पर इन दिनों वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी सर का कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग बहुत ही लोकप्रिय है और आज इस कार्यक्रम में व्यंग जगत के दिलीप कुमार यानी श्री प्रेम जन्मेजय सर मौजूद हैं। प्रेम जन्मेजय सर को सुनना हमेशा ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। व्यंग लिखने, पढ़ने और सुनने वालों के लिए भी प्रेम जन्मेजय सर को सुनना व्यंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो बॉक्स एफएम के सभी प्यारे श्रोतागण इस कार्यक्रम को जरूर सुने। बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉक्स एफएम सुनते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक। हम फिर एक बार लौट आए हैं। कुछ और बातें जो बाकी रह गई थी प्रेम जन्मेजय जी से, वो हम अब करना चाहेंगे। सर, ओवर टू यू। जी, हमारे पास अब समय थोड़ा कम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कम समय में हम प्रेम सर से अधिक बात कर सकें। प्रेम सर, एक बात मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये है कि आजकल लेखन में प्रतिबद्धता के खतरे भी साथ साथ चलते हैं। लेखन को कई विमर्शों में बांट दिया गया है और लोग यह भी कहते हैं कि आज का जो व्यंग्यकार है वो सत्ता के पक्ष में व्यंग लिखने का प्रयास कर रहा है, जबकि मैंने ऐसे कोई व्यंग कभी पढ़ने में मेरे नहीं आए। और फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो अपनी प्रतिबद्धता है उसे छोड़कर अगर व्यंग को व्यंग की तरह लिखा जाए तो उसका एक असर समाज पर पड़ता है। तो प्रतिबद्धता के खतरों पर प्रेम सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभात जी, इस तरह ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता रहा और इस सवाल से मैं जब से लिखना शुरू हुआ, मतलब जब से विवेक लेखन का जागृत हुआ, लिखते हम पहले भी रहे थे, जैसे छायावाद की प्रभाव में आकर प्रेम की चूकना और कुछ भी लिखना है तो इसके लिए कोई भी कहानी लिख देनी। तो धीरे धीरे जब विचार कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसके पीछे मेरी सोच क्या है, जब ये सवाल आए तो तब ये भी सवाल आए कि उस समय बहुत चलता था हमारे समय में, बहुत सारे अलग अलग तरह के दल सचेतन कहानी, कमलेश्वर का अलग था उस समय, महीप सिंह का अलग था, फिर जनवादी कहानी और फिर पत्रिकाओं, जो सेठी पत्रिकाओं के खिलाफ विरोध, ये बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। और एक चुनौती थी कि, और ये सबसे ज्यादा वो एक ये भी चल रहा था खासकर जो है मुक्तिबोध का, कि पहले तय करो कि शोर होता हूँ। तो मैं उस समय, मुझे औरों का मालूम नहीं है, तो मैं ये सारी चीजें सुनता था क्योंकि मेरे साथ उस समय रमेश उपाध्याय मेरे कॉलेज में थे, उनके वो मुझसे 7 वर्ष बड़े थे
और उस समय जो है अगर आप दिल्ली के लोगों से पूछें, उस समय समझिए मैं जो समय की जब बात कर रहा हूँ, ये समझिए 70 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो दिल्ली का एक कॉफी हाउस हुआ करता था, उससे पहले टी हाउस हुआ करता था, तो बहुत चर्चा का केंद्र पता होता था कि जहाँ की कुछ इस तरफ में ये वाले रचना जनवादी बैठेंगे, इधर महिपे की हट्टी बैठेगी, यहाँ पे जो है विष्णु प्रभाकर जो है जो रोज आते हैं वो बैठेंगे, तो यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ के लोग बैठेंगे। तो ये उस समय बहुत चलता था। और ये कि पहले तय करो कि सो रहो तुम, तो ये चीजें मुझे बहुत परेशान करती, क्योंकि मैं तय करके पहले मैं तय करूं कि मैं ये हूँ और उसके बाद उसके हिसाब से फॉर्मूला राइटिंग करूँ क्या, कि मुझे क्या मतलब मुझे मन में जो आ रहा है कि संगति के खिलाफ, और मैंने तय कर लिया कि मैं ये हूँ, और इस संगति के खिलाफ जो मुझे जेन्युइन लग रही है मैं नहीं लिखूं क्या। तो ये सारी चीजें जो है मेरे मन में उस समय आ रही थी। तो उस समय जो है मैंने अभी आपने प्रतिबद्धता की बात की, तब मैंने अभी एक इंटरव्यू जो है साहित्य में भी आया, उसमें भी मैंने इस बात पर कहा, लोगों से उनसे बात की थी। तो मेरा कहना यह है कि जब आप प्रतिबद्धता की बात करते हैं, उसमें मैंने जिक्र किया था एक पत्रिका जो हमने निकाली थी, सार्थक पत्रिका, जिसका संपादकीय मैंने लिखा था बद्ध, प्रतिबद्ध और दलबद्ध। और ये उस समय जब भारती जी को पत्रिका पहुंची तो उन्होंने पसंद पत्र लिखा था, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लेख लिखा है। तो मुझे लालच हुआ, इतने बड़े संपादक लिख रहे हैं तो हम उसको प्रतिक्रिया स्वरूप चिट्ठी मिली टाइप जो है छाप दें क्या, तो उन्होंने कहा नहीं इसको छापो नहीं, इसमें मैंने व्यक्तिगत लिखा है। तो उसमें मैंने यही सवाल किया था कि दल प्रतिबद्धता, दलबद्धता, ये चीजें हैं क्या, कि एक तरफ प्रतिबद्धता कहते हैं, तो प्रतिबद्ध तो मैं ये है कि मैं अपने पिता की, माता पिता की सेवा के लिए मेरे विचार जो है, या मैं अपने भाइयों के प्रति या अपनी बहन की विवाह हो जाए उसके कर्तव्य बोध के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं दलबद्ध हूँ, ये प्रतिबद्धता तो दूसरी मेरी विचार की सोच है ना, मेरा जो सोच है उसको लेके आती है। मेरी प्रतिबद्धता, मैंने जैसे आरंभ में भी कहा, कबीर और परसाई के कारण मेरी प्रतिबद्धता वंचित के प्रति है, कि समाज में जो व्यक्ति वंचित है, जिसका शोषण हो रहा है, उसके जाके उसको निम्न करते, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं किसी दल से प्रतिबद्ध, मेरा तब मैंने लिखा था। अब मैं देखिए, मैंने प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन जो भोपाल में गया था, वहां गया था मैं, काफी बातचीत मेरी त्रिलोचन समय थे, शमशेर थे, उन लोगों के साथ। इसी तरह से जो है भीष्म साहनी, उन्होंने मेरी किताब पर लिखा भी, एक लैब भी लिखा, तो सब लोगों से बातचीत होती थी। और इसी तरह से एक इंडो रशियन लिटरेरी क्लब था जिसका 4 वर्ष तक मैं सेक्रेटरी जनरल था, वहाँ नामवर राजेंद्र यादव, इन लोगों से बात किए, पर मैंने सारे कार्यक्रम किए। और वहीं पे राजेंद्र यादव ने कहा था प्रेम पे नरेंद्र कोहली पे कार्यक्रम करेगा, उन्होंने नामवर सिंह ने उदार करके होके कहा था क्यों नहीं करेगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको दलबद्ध हो, मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता, उसका बहुत बड़ा लाभ होता है कि अपने आप को जब आप किसी के साथ नहीं है, तो क्योंकि किसी पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं, तो आप से लोग काम ले लेंगे पर आपका समर्थन करने को तैयार नहीं होंगे, आपसे अपने को 100 लाइन लिखवा लेंगे, आप पर लिखने वाला कोई नहीं होगा। ये अगर लालच आप छोड़ सकते हैं तो आप स्वतंत्र होकर अपनी सोच, स्वतंत्र सोच के साथ जा सकते हैं। तो मैं दलबद्ध होकर कोई भी हो, क्योंकि मुझे कोई ये लालच नहीं है कि सत्ता में आएंगे तो मुझे ये देंगे। ये उन लोगों को लालच होता है कि सत्ता के साथ जुड़े रहो, आएंगे तो कुछ ना कुछ बंदर बात होगी तो मिलेगा। मेरे को वो कहीं, अगर लालच को आप छोड़ सकते हैं कि वो है, तो मैं लेखक होते हुए, अगर मैं लेखक बनना है तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी सोच को, स्वतंत्र सोच को बाधित करेगा। पर अगर मुझे कोई चीज किसी भी पार्टी की अच्छी लगती है, और वो अभी आपने विरोध की बात की, तो मेरा मानना यह है कि विरोध का स्वर ही प्रमुख होता है व्यंग में। अगर विरोध का स्वर नहीं है तो वो आपकी रचना को नपुंसक, मतलब अगर आप अपने समय में विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप नपुंसक हैं। अगर आप जो है व्यंग ना ही लिखे तो ज्यादा, कोई भी आप शरद, जैसे भी आपको बताया था परछाई को लेके, कि परछाई ने, आप जानते हैं आपातकाल का समय है, परछाई ने समर्थन किया था। पर ये शरद जोशी जो है, दोनों की तुलना हम लोग जब बात करते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है, हम खूब सारे नाम ले लेते हैं, ऐसा मानते हैं जैसे धुंध है इनका, परछाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ टैगोर,
श्रीलाल शुक्ल, एक झुंड है और वही एक झुंड में चला जा रहा है, जबकि लेखन के स्तर पर वो सारे भिन्न हैं। परछाई का अपना जो स्तंभ लेखन है वो अलग दिशा का है, शरद जोशी का अलग है। और शरद जोशी ने निरंतर सत्ता का विरोध किया है। उन्होंने जब आपातकाल तो कांग्रेस का विरोध किया, जब जनता पार्टी आ गई उसके बाद जनता पार्टी का विरोध किया, जबकि इन्होंने परछाई जो है इन्होंने नहीं ऐसा किया। क्योंकि मैं एक दो जल्दी करता हूँ, आपका समय थोड़ा आपके पास कम है, बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये बात मैंने परछाई से पूछी कि मैंने उनसे कहा कि परछाई जी क्या आप मानते हैं कि परिस्थितियां व्यंग को रोक देती हैं, विशेषकर राजनीतिक व्यंग को। मतलब कि मैंने आपातकाल खत्म होने के बाद परछाई जी से मैं बात कर रहा हूँ, साहस चाहिए था मुझे। परछाई जी ने मुझे कहा आप सीधे आपकी बात कीजिए, वर्तमान परिस्थिति का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ, आपातकाल है, कुछ बंदिशें हैं, परंतु व्यापक रूप से सोचिए तो आप साफ लगेगा कि एक व्यक्ति के पीछे 60 करोड़ जनता का जीवन कैसे बर्बाद किया जाता है। एक व्यक्ति कौन है आप जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। इसलिए मैं वेलकम करता हूँ राजनीतिक लेखन में, मैं अब भी करता हूँ, लेकिन इस संदर्भ में एक प्रश्न करता हूँ कि हम जब आजाद थे तब इन लोगों ने कौन सा शेर मार लिया। अरे परछाई वहां ये बोलते हैं तो उनका लेखन जो है वो निश्चित रूप से बहुत प्रतिबद्ध है उस मामले में, और मैं उसकी बात की प्रशंसा करता हूँ कि जिस विचार को मानते हैं चल रहा है उन लोगों का तो मान रहे हैं। पर अभी पीछे जो है काशी एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें बाकायदा कहा गया कि किस तरह से जो है हम लोग जो है जितने राजनीतिक दल जो है चाहे वामपंथी हो वो भी एक तरह से सत्ता में सहभागिता निभाने के लिए सारी लड़ाइयाँ लड़े। क्या बहुत सारी तो छोड़ेंगे, हमें आपसे सुनने वाला प्रभात जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते तो यही है कि आपसे ये बातचीत का सिलसिला चलता रहे, लेकिन घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब हमको निकलना होगा यहाँ से स्टूडियो से। और चलते चलते हम यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे 2 व्यंग्यकार साथी अभी इंतज़ार में हैं, उनके 2 संदेश हम सुनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार मित्रों, मैं इंदौर से ब्रजेश कानूनगो बोल रहा हूँ और बॉक्स एफएम पर जो व्यंग के रंग कार्यक्रम प्रभात गोस्वामी जी द्वारा शुरू किया गया है उसके लिए मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इन दिनों इस तरह के कार्यक्रम व्यंग विधा के दृष्टि से बहुत जरूरी और उपयोगी सिद्ध होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज जब डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी से प्रभात गोस्वामी जी बात करेंगे तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे याद है धर्मयुग के जमाने में जिन बड़े व्यंग्यकारों को हम बहुत इंतजार के बाद पढ़ा करते थे, बहुत शौक से पढ़ा करते थे, शरद जोशी, परछाई जी, इनके बाद डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, हरीश नवल जी, ऐसे व्यंग्यकारों को पढ़ते हुए हम लोग भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़े हैं। डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी ने इस व्यंग यात्रा को एक पत्रिका के माध्यम से आज भी जारी रखे हैं और वे इसके विकास में संलग्न हैं। कई बार उन्होंने हम लोगों से भी व्यंग यात्रा के लिए कुछ न कुछ लिखवाया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस बातचीत को सफलता के लिए हम हमारी ओर से, मेरी ओर से, ब्रजेश कानूनगो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। सर माफ़ी चाहूँगी, प्रेम सर आप कुछ कह रहे थे पर उसी दौरान संदेश प्ले हो चुका था, बताएं आप क्या कह रहे थे। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाह रहा था बॉक्स एक्टिव का और आपका और प्रभात भाई का और जितने लोगों ने टिप्पणियां की वो मेरे लिए एक तरह से प्रेरक है और अच्छा लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है। तो और आपका इस चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं वहां तक चाहे क्षण कहीं थोड़ी सी भी बात पहुंच जाए तो मैं अपने आप को इस आज का समय जो इतना आपने लंबी बातचीत हुई उसको सफल, और बातें बहुत सी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पक्ष हैं, पर मैं आपके इस चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चाहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं, इस तरह के भी बहुत कम चैनल हैं आजकल जो है दूरदर्शन में कहीं भी देख लीजिए
पहले पत्रिका कार्यक्रम होता था, वो भी नहीं है। कहीं पर भी आप साहित्यिक कार्यक्रम आजकल नहीं दिखाई देते हैं। ये एक बहुत बड़े साहस का काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और इसको मैं एक मिशनरी काम मानूंगा कि जहाँ पर आप लालच नहीं है कि क्या इससे विज्ञापन मिलेगा क्या, पर एक चीज जिंदा रहे, साहित्य जिंदा रहे, इसके लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं पूरे चैनल का बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए और बहुत बहुत आभार। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि जो भी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी शुभकामनाएं रहेंगी, आपका साथ बना रहेगा, तो ज़रूर हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और यही शायद हमारा उद्देश्य भी है कि जो अच्छा लिखा गया है या अच्छा लिखा जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अप्रिशिएट करें ताकि और अच्छा लिखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े। जी, तो हमारे लिसनर्स जिन्होंने आज व्यंग सुना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक और मैसेज है, वो भी हम फटाफट प्ले कर देते हैं क्योंकि समय हमारा थोड़ा ऊपर हो गया है वक्त से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। मैं नवाबों की नगरी, अदब के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से व्यंगकार इंद्रजीत कौर बोल रही हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि बॉक्स एफएम ने एक अद्भुत और साहित्यिक कार्यक्रम व्यंग के रंग की शुरुआत की है। इससे हमें व्यंग के रंग और उसके छोटे बड़े अंग जानने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ व्यंगकारों के साथ बातचीत की कड़ी में इस बार हम सब रूबरू होंगे देश की राजधानी के व्यंगकार, जिन्होंने साहित्य को हाशिए से निकालकर अपनी लेखनी और व्यंग यात्रा पत्रिका के संपादन से व्यंग को भी साहित्य की राजधानी में जगह दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी के बारे में। थैंक यू जी, आप सभी का थैंक यू जिन्होंने हमें मैसेज भी भेजे और जो भी बॉक्स एफएम सुन रहे हैं, हमारे साहित्यिक कार्यक्रम को अप्रिशिएट करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे सुनते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम आपसे कहेंगे अलविदा, टाटा बाय बाय। और आप हमारे बॉक्स एफएम की फेसबुक आईडी जो कि बॉक्स एफएम नाम से है उसे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी boxfm_radio नाम से उसे फॉलो कर लीजिए। मैसेज आप हमें कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर, साथ ही हमारे ऐप के चैट रूम पर। सुनते रहिए बॉक्स एफएम और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मज़े करते रहिए।